चलो, अपने कहाँ तक पढ़ लिया था भाई? जनजातियां हमने पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे जनजातियों के बाद। अब थोड़ा सा काम बचा है। हम लिखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण तथ्य। अफ्रीका महाद्वीप के अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण तथ्य। अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण तथ्यों में हम सबसे पहले अपने कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा देश के हिसाब से देख लें। तो एक नंबर पे हम सबसे पहले पढ़ते हैं मिस्र। मिस्र देश से जो आज तक प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में जो बात है उन्हीं बातों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक देश के बारे में पढ़ रहे हैं, उस देश का नाम है मिस्र। मिस्र का एक नाम और क्या मिलता है? इजिप्ट। देखा था ना हमने? हाँ। अब इसमें हमें देखना है, सबसे पहली जो बात हम इसमें लिखेंगे, एक तो इसे कहा जाता है नील नदी का वरदान। ये नाम लिख लिया था क्या हमने? लिख लिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो हम लिख लेते हैं। इसे क्या कहा जाता है? नील नदी का वरदान। एक तो ये बात लिखेंगे। दूसरी बात लिखेंगे, इसे कहा जाता है यूरोप व एशिया का जंक्शन। यूरोप व एशिया का जंक्शन कहा जाता है इसे। जंक्शन किसे कहते हैं? नाम सुना है जंक्शन का? कौन सा जंक्शन सुना है आपने? अपने आसपास कौन सा जंक्शन है सबसे नजदीक? सुरतगढ़ जंक्शन। सबसे नजदीक कौन सा जंक्शन है? सुरतगढ़। 80 किलोमीटर है हमसे। 130 किलोमीटर हमसे हनुमानगढ़ है। 130 किलोमीटर हमसे बीकानेर जंक्शन है। जंक्शन का मतलब क्या है फिर? जंक्शन का मतलब है एक ऐसा पॉइंट जहां पर दूर दूर तक जाने वाली ट्रेन अपने को मिलती है। ये जो अपने जो जंक्शन की अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो बात कर रहे हैं, जंक्शन का मतलब है। सुरतगढ़ से कहां तक जा सकते हैं ट्रेन में बैठ के पता है? सुरतगढ़ से हम जम्मू कश्मीर भी जा सकते हैं, सुरतगढ़ से हम कन्याकुमारी भी जा सकते हैं, सीधी ट्रेन मिल जाएगी हमें। सुरतगढ़ से हम असम भी जा सकते हैं, अरुणाचल भी जा सकते हैं, सीधी ट्रेन मिल जाएगी। यानी कि यहाँ से आसपास के जो भी बड़े एरिया है वहां को जोड़ने का एक वो हब है। जैसे सुरतगढ़ से अनूपगढ़ भी ट्रेन आती है, हनुमानगढ़ भी जाती है, गंगानगर भी जाती है, बीकानेर भी जाती है। तो वो क्या हो गया? एक हब हो गया, जंक्शन हो गया। ऐसे ही अपने जब एटलस में देखते हैं तब ये मान लो कि ये अफ्रीका है इस प्रकार से, और ये इधर इस प्रकार से अपने यूरोप है। ये यूरोप हो गया, और यूरोप के बाद में ये इस प्रकार से क्या हो गया? इधर एशिया हो गया। और यहाँ से बीच में एक नहर है, लाल सागर है, इधर भूमध्य सागर है, बीच में एक नहर है, उसका नाम क्या है? स्वेज नहर है। स्वेज नहर कौन से देश में है? मिस्र देश में है। और ये एक जंक्शन का ही काम करती है। तो मिस्र देश के अधीन है वो नहर, तो वो जंक्शन का काम करती है। पूरे विश्व के अंदर व्यापार को, सवारियों को आने जाने के अंदर क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, आगे बात समझ में? मिस्र को अफ्रीका अपने इसका यूरोप का और एशिया का जंक्शन क्यों कहा जाता है? अगली बात अपने नोट करते हैं। मिस्र में किसानों को फलाह कहा जाता है। मिस्र में किसानों को फलाह कहा जाता है। ये जो अपने बातें नोट कर रहे हैं, ये सीधी सीधी लाइन पूछी जाती है पेपर में। इसमें कोई ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। जैसे लाइन लिखी है वैसे की वैसी लाइन हमें याद करनी है, इतना ही काम है हमारा इसमें। अगली बात हम करते हैं, मिस्र को
नदी मरुद्यान या मिस्र को नदी मरु उद्यान या सहारा मरु उद्यान भी कहा जाता है। नदी बहती है यहाँ पर नील जो मरुस्थलों से होकर के बहती है, इसलिए इसे नदी मरुद्यान बोलते हैं। सहारा मरुस्थल का जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र के अंदर आगे चलते हुए अपने देखते हैं नील नदी है, नील नदी के बाद में फिर आगे नुबियन मरुस्थल और पूर्वी मरुस्थल आ जाते हैं, तो वहां तक का जो क्षेत्र है वो इसमें आ जाता है, वहां तक का सारा क्षेत्र इसमें आ जाता है, इसलिए इसे सहारा मरुद्यान के नाम से भी जानते हैं। ये बात भी हम इसमें ध्यान रखेंगे। अगली बात हम नोट करते हैं, अगली बात हम नोट करते हैं कि वायु की अपवाह क्रिया से यहाँ पर गर्त बनते हैं। वायु अपवाह यानी कि वायु का चलना, है ना। एक बार अपने समझ लेते हैं कि वायु के चलने से गर्त कैसे बनते हैं। आपने कोई ऐसा क्षेत्र देखा है कि जहां हवा के चलने के कारण, हवा के चलने के कारण क्या है, यानी कि खड्डा बन गया हो, देखा है आपने। दोहरे तो बनते देखे ही, खड्डा बनता देखा है कभी? नहीं देखा तो कभी दोहरों में जाओ तो देख लेना। अपने जिसे गिरवा बोलते हैं ना, गिरवा लगने के कारण क्या है, एक स्थान पे खड्डा हो जाता है और दूसरे स्थान पे क्या बन जाता है, दोहरा बन जाता है। मरुस्थल के अंदर अपने को खूब ऐसे खड्डे देखने को मिलते हैं। उन खड्डों का निर्माण किससे होता है, हवा से होता है। रेत के उड़ने से क्या बन जाता है, खड्डा बन जाता है, जिसे अपवाहन गर्त बोलते हैं, वायु अपवाह गर्त। और ऐसे गर्तों के अंदर सबसे बड़ा गर्त आता है कतारा गर्त, वो भी मिस्र के अंदर स्थित है। तो हम लिख देते हैं, इसमें लिखिए क्या लिख रहे थे हम, वायु की अपवाहन क्रिया से निर्मित, वायु की अपवाहन क्रिया से निर्मित कतारा गर्त अस्थित है। वायु की अपवाहन क्रिया से निर्मित यहाँ कतारा गर्त स्थित है। ये नोट करना है अपने को। तो गर्त समझ में आ गया। यहाँ पर जैसे अपने लू चलती है ना, लू एक स्थानीय हवा है, वैसे मिस्र में भी एक हवा चलती है जिसे अपने खमसीन के नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे मिस्र में चलने वाली स्थानीय गर्म पवन खमसीन। कौन सी पवन है, जैसे हमारे लू चलती है वैसे यहाँ क्या चलती है, खमसीन चलती है। आगे नोट करते हैं, इसके बाद नोट करिए प्रमुख नकदी फसल जिससे पैसे मिलते हो। व्यापारिक फसल कौन सी है मिस्र की, तो कपास। कौन से डेल्टा में होती है, नील नदी के डेल्टा में होती है। तो लिखेंगे प्रमुख नकदी या व्यापारिक फसल।
ये अपने हो गया मिस्र। अब हम अगला राज्य पढ़ते हैं कांगो गणराज्य। देखो कांगो गणराज्य कहाँ है? एटलस में पता है ना कांगो कहाँ है? एक कांगो है, एक कांगो गणराज्य है, दो है। यहां तक आ गई बात समझ में? मिस्र वाले में कुछ पूछना तो नहीं है? लिखो फिर आगे। कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य का एक नाम मिलता है वनों का देश। कांगो गणराज्य को क्या कहा जाता है? वनों का देश कहा जाता है। कठोर लकड़ी के सर्वाधिक भंडारों वाला देश कहा जाता है इसे। कठोर लकड़ी के सर्वाधिक भंडारों वाला देश। कठोर लकड़ी के सर्वाधिक भंडारों वाला देश कहा जाता है। एक इस देश के अंदर वन्य जीव ज्यादा रहते हैं, वन्य जीव प्राणी ज्यादा रहते हैं, और उनकी प्रजातियों के अंदर भी विविधता ज्यादा पाई जाती है, जिस कारण इस कांगो को विशाल चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बात हम इसमें नोट करेंगे कि वन्य जीव प्राणियों की, वन्य जीव प्राणियों की अधिकता व विविधता के कारण वन्य जीव प्राणियों की अधिकता व विविधता के कारण इसे क्या कहते हैं? चिड़िया, क्या नाम था इसका? विश्व का चिड़ियाघर बोलते हैं क्या इसे? विशाल चिड़ियाघर बोलते हैं। विशाल चिड़ियाघर कहा जाता है। वन्य जीव प्राणियों की अधिकता व विविधता के कारण विशाल चिड़ियाघर कहा जाता है। तो ये हो गया प्रमुख एक देश, हमने पढ़ लिया कांगो गणराज्य। अब देखते हैं अपने दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में एक बात तो हम मक्का त्रिभुज हमने याद कर ही लिया। दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में एक तो क्या प्रसिद्ध है? मक्का त्रिभुज। अगर याद है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं याद है तो आप नोट कर सकते हो। दूसरी यहां पर अपने खान लिखेंगे किम्बरले, हीरे की खान है। ये दो बातें हम अफ्रीका में ध्यान रखेंगे। अफ्रीका के अंदर एक, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर एक देश हमने देखा था, कौन सा देश है? लेसोथो है क्या? बीच में छोटा सा देश है देखो। हाँ, तो लिखते हैं अपने लेसोथो के बारे में लिखते हैं एक बात। ये तो हमें पता ही है कि ये दक्षिण अफ्रीका के बीच में है ना देश है, छोटा सा देश है बिल्कुल, देखो एटलस में मिल जाएगा आपको। इसे बोलते हैं शांत घाटियों का देश।
शांत घाटियों का देश। शांत घाटियों का देश। फिर हम एक देश देखते हैं, मलावी। मलावी देखो, मिल गया क्या मलावी? सबको मिल गया? हाँ, मोजाम्बिक है ना, मोजाम्बिक के ऊपर देखो थोड़ा सा, तंजानिया से पश्चिम में और जाम्बिया से पूर्व में, जहां मलावी या न्यासा झील है ना, वहां एक देश है। इस देश को कहा जाता है अफ्रीका का स्विट्जरलैंड। मलावी, मलावी को क्या कहा जाता है? अफ्रीका का अगला देश हम देखते हैं, मलावी से ऊपर ये जो अगली झील कौन सी है? टंगानिका झील। टंगानिका झील के ऊपर एक देश है बरूंडी, और बरूंडी से ऊपर एक देश है रवांडा। रवांडा अगला देश अपने लिखते हैं। रवांडा। रवांडा के दो नाम हमें याद रखने हैं। एक तो इसे कहा जाता है द लैंड ऑफ 1000 हिल्स, हजार पहाड़ियों का क्षेत्र या हजार पहाड़ियों की भूमि। हजार पहाड़ियों की भूमि। 1000 का मतलब हजार ही होता है। एक तो ये नाम नोट करना है, और दूसरा इसका नाम हमें नोट करना है, गोरिल्ला इन द मिस्ट। गोरिल्ला इन द मिस्ट। इस मिस्ट का मतलब क्या होता है? गोरिल्ला तो अपने जानते हैं, देखा है गोरिल्ला? नहीं देखा? वो देख लेना भी। तो ये एक देश और हो गया अपने रवांडा। एक अपने इसमें देखें, नेट पे देखना, जाके सर्च करना गोरिल्ला क्या होता है। आदि मानव जैसा ही होता है। ऐसे ये काम नहीं करने। एक इसमें तो दिखा नहीं रखा, मैं आपको एक फोटो और भेज दूंगा। लिखो, आगे लिखो आप, अलग से नोट लगा के लिखना है कि अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग, अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा रेल मार्ग है?
केप काहिरा रेल मार्ग। अब एटलस के अंदर देखो, अफ्रीका के मैप में भी केप कहाँ है और काहिरा कहाँ है, और काहिरा कहाँ है? मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। तो कहां से कहां तक जोड़ रहा है? दक्षिण अफ्रीका से मिस्र तक। इतना लंबा रेल मार्ग है, जिसे किस नाम से जानते हैं? केप काहिरा, जो केप टाउन से शुरू होता है। केप टाउन इसी में है, अपने दक्षिणी अफ्रीका के अंदर सबसे अंत में है, जहां गुड होप अंतरिक्ष लिखा हुआ है ना, उसके पास में। और काहिरा अपने को पता ही है ऊपर। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी। आगे कुछ और देशों की अपने बात कर लेते हैं। लीबिया की बात करते हैं। मिस्र का पड़ोसी पश्चिम के अंदर लीबिया। लीबिया में दो बातें हमें ध्यान रखनी। एक तो जो हमें ध्यान है वो तो वापस नहीं लिखते। लीबिया का कौन सा क्षेत्र तापमान के लिए जाना जाता है? अल अजीजिया। कितने डिग्री तापमान? 58 डिग्री तापमान। चलो अपने नोट करते हैं। एक तो इसमें नोट करना है, यहां पर चलने वाली एक स्थानीय पवन है लीबिया के अंदर, इस पवन का नाम मिलता है गिबली। हाँ, लीबिया के अंदर एक स्थानीय पवन चलती है, गिबली। गिबली गिबली नाम तो जैसी वहां की भाषा है उसी के आधार पे नाम है। यहाँ पे और भी पवन चलती है, जैसे गिबली है, खमसीन है, सिरोको है, और भी बहुत सारी पवन है जो विश्व के अनेक भागों में चलती है। जैसे हम नार्वेस्टर पढ़ के आए हैं, ब्रिकफील्डर हम पढ़ के आए हैं, सिनूक पढ़ेंगे हम आगे। और भी बहुत सारी पवन है जो अपने जब देखेंगे विश्व की पवन, अपने अगर टॉपिक होगा तो हम उसमें कर लेंगे। और दूसरा, लीबिया का एक क्षेत्र हमें याद रखना है, क्षेत्र का नाम है साइरेनिका। ये तेल उत्पादक क्षेत्र है। तेल उत्पादक क्षेत्र, दो बात इसमें हम याद रखें। अगली बात करते हैं हम नाइजीरिया। नाइजीरिया और नाइजर दो देश है ना। नाइजीरिया की बात हम नोट करते हैं। नाइजीरिया, नाइजीरिया को कहा जाता है, एक तो हमें इसमें बात जो ध्यान रखनी है, यहाँ पे जनजाति ज्यादा रहती है, इसलिए इसे कहा जाता है 250 जनजातियों का देश। 250 जनजातियों का देश कहा जाता है इसे। एक तो ये इसका उपनाम नोट कर लेंगे। और दूसरी बात तो यहाँ पर नोट करनी है, यहाँ पर चलने वाली गर्म स्थानीय पवन, गर्म स्थानीय पवन, उसका नाम है हर मट्टन। नाइजीरिया में चलने वाली स्थानीय गर्म जो पवन है उसे हर मट्टन के नाम से जानते हैं। इस हर मट्टन को शायद एक नाम और मिलता है, डॉक्टर पवन भी बोलते हैं। हर मट्टन को क्या बोलते हैं? डॉक्टर पवन। आज ही शायद मैंने, कल पढ़ा था मैंने ये डॉक्टर पवन वाला। डॉक्टर पवन क्यों बोलते हैं इसे, उसके पीछे एक कारण है। जो नाइजीरिया वाला भाग है ना, नाइजीरिया कहाँ है? यहाँ है नाइजीरिया। तो इस वाले भाग में ना उमस रहती है, और ये जो पवन चलती है ना, ये इधर से चलती है। इधर से जब ये गर्म शुष्क पवन आती है ना, तो यहाँ पर जो उमस होती है ना, उस उमस को समाप्त कर देती है। जब उमस समाप्त हो जाती है तो यहाँ पर रोग नहीं फैलते।
नहीं तो ये जो अपने उमस का क्षेत्र है ना, इससे बहुत ज्यादा रोग फैलते हैं। किसी को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, किसी के गमोरिया हो जाता है, किसी के एलर्जी हो जाती है, किसी को कोई और चर्म रोग हो जाता है। इतनी बीमारियां होती है इससे। और साथ में मानव की जो कार्य करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है उमस से। काम करने का कोई मन करता है? नहीं करता। और अगर कोई काम, जैसे काम करने की इच्छा हो, और जैसे थोड़े ठंडे दिन हो, जैसे फरवरी का महीने, तो हम आसानी से सारे दिन काम कर सकते हैं। कोई भी भले खेत में काम करवा लो, भले हमसे कर लेंगे। लेकिन इस महीने में नहीं होगा, क्योंकि कार्य करने की क्षमता हो जाती है वो कम हो जाती है। इच्छा होने पर भी व्यक्ति वो कार्य नहीं कर सकता, ऐसा मौसम रहता है। बीमारियां हैं वो ज्यादा फैलती है। तो ये नाइजीरिया के बारे में हम दो बात याद रखेंगे। नाइजीरिया के पास में ही हम एक देश देखते हैं, घाना, है ना, घाना देश। लिखो तो फिर घाना। हाँ, घाना। घाना में हम एक तो नदी देख रहे हैं। नदी कौन सी है? वोल्टो नदी है क्या? वोल्टो नदी पर एक बांध बना हुआ है, जो इसमें शायद एटलस में नहीं दिखा रखा। ये पूछा हुआ है, कई बार प्रश्न आ चुका है, इसलिए उसे हम नोट करते हैं। तो लिखो भाई घाना। घाना देश में एक नदी है, नदी का नाम है वोल्टा नदी। और वोल्टा नदी पर एक बांध स्थित है। इस बांध का हम नाम नोट करेंगे अकोसोम्बो बांध। कौन सा बांध है? अकोसोम्बो बांध। इस बांध को याद कर लेना, ये आरएस के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले वापस रिपीट हो सकता है। दूसरी हम इसमें बात नोट करते हैं, घाना के अंदर कोकोआ त्रिभुज। कोकोआ त्रिभुज या कोको त्रिभुज भी बोल सकते हैं। एटलस के अंदर दो नाम तो दे रखे हैं। एक तो नाम दे रखा है अक्रो। घाना के अंदर देखो, है ना, आक्रो है, कक्रो है, आकरा दे रखा है, आकरा। आकरा के पास में एक नाम और दे रखा है कुमासी, है ना। एक यहाँ पे नाम और है जो इसमें दे नहीं रखा, उसका नाम है शेकोदी या शेक्रोदी। ये नाम इसमें शायद दिया हुआ नहीं है। शेक्रोडो दे रखा है ना, ये नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ पे एक त्रिभुज बनता है इस प्रकार से। आकरा तो ठीक है, और एक कौन सा है इसमें? कुमासी। ऐसे फिर ये तो बिल्कुल ही नीचे नहीं आ गया कि इसके आकरा के। वैसे तो त्रिभुज बन ही जाएगा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके ना। चलो यहाँ अपने याद रखेंगे, गाना के अंदर कौन सा त्रिभुज है? कोकोआ त्रिभुज। इतनी बात याद रखनी है। राज्य याद कर, नाम वो सिटी के नाम याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। मेन जो बात है वो कोकोआ त्रिभुज है। जैसे मक्का त्रिभुज कहाँ पूछा जाता है? दक्षिणी अफ्रीका। हमने ये पढ़ा है, कहाँ कहाँ है? नहीं पढ़ा। बस वैसे ही हमें ध्यान रखना है, कोकोआ त्रिभुज कौन से देश से संबंधित है? घाना से संबंधित है। अब हम एक देश पढ़ते हैं, मेडागास्कर। मेडागास्कर। मेडागास्कर देश का आपको पता ही है। मेडागास्कर का उपनाम लिखते हैं ग्रेट रेड आइलैंड। ग्रेट रेड आइलैंड क्यों कहते हैं ग्रेट रेड आइलैंड इसे? यहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी पाए जाने के कारण
मेडागास्कर एक द्वीप है, द्वीप को आइलैंड बोलते हैं। बड़े क्षेत्र के अंदर लाल मिट्टी पाई जाती है, तो इसे किस नाम से जानते हैं? ग्रेट रेड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और एक यहां पर नाम लिखेंगे, बाओबाब। बाओबाब ये वृक्ष है। बाओबाब यहाँ पर एक वृक्ष पाया जाता है। वृक्ष किस प्रकार का होता है आपको बताएं तो, तना इसका बड़ा होता है। मरुस्थलीय जो क्षेत्र सा होता है, या पहाड़ी जो अपने पर्वत पर्वत नहीं पठारी जो क्षेत्र सा होता है, उसमें ये पेड़ पाए जाते हैं। विशेष रूप से मेडागास्कर में पाए जाते हैं ये पेड़। हाँ, और इन पेड़ों की विशेषता क्या है? ये पेड़ अपने तने के अंदर जल को संग्रहित करते हैं, जल इकट्ठा करते हैं, और लोग इसके तने से जल निकाल करके पीने के काम में लेते हैं। यूट्यूब अपने पास है, सर्च कर लेना, पेड़ मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगी, और पानी निकालते हुए भी दिखा देंगे कि किस प्रकार से बाल्टी भर के पानी निकालते हैं पेड़ के अंदर से। ठीक है, मोटर भी लगा सकते हैं, पानी रहता है उसके अंदर संग्रहित होता है। तो लिख देंगे इसमें, जल संग्रह हेतु प्रसिद्ध रेगिस्तानी पौधा। जल संग्रह हेतु प्रसिद्ध रेगिस्तानी पौधा। नहीं तो मैं काम करूंगा, मैं इस वीडियो को डाल दूंगा देख के। हम्म, टंकी नहीं है, ये पेड़ है। मैंने वीडियो देखी थी इसकी, मैं भेज दूंगा आपको। हाँ, देखने में टंकी जैसा ही लगता है, काफी चौड़ा पेड़ होता है। हाँ, चौड़ा बहुत होता है, पानी इकट्ठा होता है इसमें। आदिवासी जो लोग हैं वो इस पेड़ से जल एकत्रित करते हैं पीने के लिए। चलो एक दो, क्या टाइम, टाइम तो पड़ा है ना अभी। देखो आप एटलस निकालो, एटलस के अंदर आप कांगो देश देखो, कांगो, कांगो। और कांगो के अंदर आप एक देखो, राजधानी देखो कांगो की, ब्राजीविले। कांगो की राजधानी कौन सी है? ब्राजीविले। और ब्राजीविले के पास में एक नदी बहती है, कांगो। इस कांगो की एक सहायक नदी, सहायक मानते हैं कुछ लोग, कुछ कहते हैं कि कांगो की, कांगो का ही नाम है। कांगो को वैसे अपने जायरे तो पढ़ते ही है, लेकिन कुछ किताबों में जायरे नहीं मिलता, अपने को जेरे नाम मिलता है। जेरे, हो सकता है कि कांगो हो सकता है कि जेरो कोई इसकी सहायक नदी हो, जो इस ब्राजीविले से होकर के गुजरती है। तो ये एक ऐसा नगर है जो किसी नदी के किनारे स्थित है। तो हम एक बात नोट करेंगे इसमें, लिखिए आप, कांगो की राजधानी ब्राजीविले, कांगो की राजधानी ब्राजीविले जेरे नदी के किनारे स्थित है। हम एक बात ऐसे थोड़ा दिमाग में रखेंगे कि अगर कोई बाई चांस पर्सन आए, जेरे ऑप्शन में नहीं है, जायरे ऑप्शन में, तब हम क्या कर देंगे? जायरे कर देंगे। लेकिन उम्मीद है कि हमें जेरे ही मिलेगा, जायरे नहीं मिले जेरे ही मिले, क्योंकि परीक्षा वाणी की किताब में जेरे ही लिखा हुआ है, जायरे नहीं लिखा हुआ। तो हम जेरे ही लिख रहे हैं।
लास्ट दो तीन बात और हमें नोट करनी है। एक आप नोट लगा के और बात लिखो। कफूरा मरु उद्यान या इसे बोलते हैं अल कफूरा। इसमें लिखते हैं अपने, ये लीबिया के अंदर पाया जाता है, तो लिखेंगे लीबिया में स्थित मरु उद्यानों का समूह है। लीबिया में स्थित मरु उद्यानों का समूह है। अल कफूरा। अल कफूरा मरु उद्यान जानते हो क्या, क्या होता है मरु उद्यान? मरुस्थल के अंदर हरा भरा क्षेत्र होता है ना, तो वो मरु उद्यान ही है। एक प्रकार नखलिस्तान भी बोल देते हैं या मरु उद्यान बोल देते हैं। तो कफूरा मरु उद्यान या अल कफूरा तो कहाँ पाए जाते हैं? लीबिया में पाए जाते हैं। और लास्ट आज की बात, अफ्रीका महाद्वीप में बारबरी स्टेट, बारबरी स्टेट इंपॉर्टेंट बात है ये भी, बारबरी स्टेट वाली। क्या है बारबरी स्टेट? तो जिन देशों के अंदर एटलस पर्वतमाला स्थित है उन्हें किस नाम से जानते हैं? बारबरी स्टेट के नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे वह देश जहां, वह देश जहां एटलस श्रेणी स्थित है वो क्या कहलाते हैं? बारबरी स्टेट कहलाते हैं। एटलस में आप देख सकते हैं प्रमुख रूप से तीन देशों के अंदर एटलस पर्वतमाला फैली हुई है। एक है मोरक्को, एक है ट्यूनीशिया और एक है अल्जीरिया। तो तीन नाम लिखेंगे, मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया। अफ्रीका महाद्वीप हो गया कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद है कि अफ्रीका से तो पर्सन बाहर नहीं जाएगा। शर्त एक है, एक सारी बात याद होनी चाहिए, है ना। ये तो मैं कहने दूंगा नहीं कि इस बार आया नहीं, रिकॉर्ड है अपने पास, रख रहा हूं मैं। जिस दिन पेपर हो जाएगा उस दिन इसमें से मैं शॉर्ट वीडियो काट काट के बताऊंगा, ये देखो ये यहाँ से है, ये यहाँ से है। इसीलिए अब की बार सारी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। पिछली बार एक बच्ची थी, 4 दिन क्लास लगाई और एसएससी जीडी का पेपर दे के आई और आके कहती है सर आपने कराया ना, उसमें से एक ही नहीं आया, एक ही नहीं आया। और उसमें से वो ज्ञानी जी बैठे, उनसे पूछ लो कितने प्रश्न आए थे, एक ही प्रश्न बाहर ही नहीं गया। पढ़ना भी तो पड़ता है, याद भी तो करना पड़ता है जो दिखाए उसको। प्रश्न कहाँ जाएंगे, इतना ही मैटर है जितना अपने पढ़ रहे हैं, इससे बाहर है ही नहीं कुछ। इससे बाहर अगर कुछ आ रहा है तो वो किसी को ही नहीं आ रहा, अपने को क्या नहीं आ रहा, फिर किसी को नहीं आ रहा। तो ये अपने अफ्रीका अब कंप्लीट हो गया। अफ्रीका के बाद में हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका। थक गए? क्या टाइम हुआ है अभी? 5 मिनट पढ़ेंगे क्या? 5 मिनट का तो क्या है, कल शुरू करेंगे 5 मिनट। काम याद करने का। अफ्रीका, अफ्रीका दे देते हैं, अफ्रीका पूरा है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप पूरा है इसमें, और उसमें सारा ही है।
उसमें तो सारे, उसमें कितना पढ़ा है, उसमें क्या पढ़ा है, पश्चिमी घाट आधा कल पढ़ लिया था, आज नीलगिरी पढ़ी है, नीलगिरी की एक चोटी याद रखनी है, तमिलनाडु में टोडा जनजाति याद रखनी है, एक वो स्थान पढ़ा है, हिल स्टेशन है, उसका क्या नाम है, ओटमंटक क्या नाम पड़ा था, ऐसा कुछ नाम है, और कर्नाटक में कॉफी होती है, और पाल घाट दर्रा है। उसके बाद में दो पहाड़ियां पड़ी है, एक तरफ पालनी की पहाड़ी है, एक तरफ कौन सी है, अन्नामलाई की पहाड़ी है, और दक्षिण में इलायची की पहाड़ी है, कार्डमम की पहाड़ी। क्या पड़ा है, चार बातें पड़ी है, एक साइलेंट वैली पड़ी है, एक क्वीन ऑफ अरेबियन सी, गिनी चुनी बातें पड़ी है सारी, सारी बात एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगी। उसमें तो एक ही पेज है और चार वो दर्रे हैं, पहले टी, फिर बी, पहले कौन सा टी था, थाल घाट, फिर घोर घाट था, उसके बाद में पाल घाट था, और फिर सेनकोटा था। एक नासिक को जोड़ता है, एक पुणे को जोड़ता है, एक उसको कोच्चि से कोयम्बटूर को जोड़ता है, और एक तिरुवनंतपुरम को शिवकाशी से जोड़ता है, मदुरई से जोड़ता है। क्या याद करना है उसमें, सिंपल सिंपल बात है सारी, उसमें तो कोई है ही नहीं, वो तो सारा ही पढ़ना है। ये चलो आपको आज ज्यादा लिखवा दिया, इसलिए इसमें आपको छूट है, उसमें तो उतना ही लिखवाया जितना डेली पढ़ते हैं। ठीक है, सारा पढ़ना है पूरा। अभी और कोई दबाव भी तो नहीं है, कौन सा टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अलावा भी आपको कोई पढ़ना है? मैथ के कोई 5-7 क्वेश्चन करने हैं, जितना का मैंने कराया इतना मनीष सर ने करवाया, उतना वो पढ़ना है। 1 घंटे में सारा रिवाइज कर सकते हो आप, 1 घंटे में मोबाइल दूर रख दो, हो जाएगा रिवाइज, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। इतना कितना टाइम लगता है, मैं पढ़ाता हूँ, इससे धीरे पढ़ते हो आप, इससे धीरे थोड़ी पढ़ना होता है। धीरे से धीरे पढ़े तो 5 मिनट में तो पेज पढ़ ही लेते हैं, 5 मिनट बहुत होती है। कभी वो स्टोव सामने चला के रख लेना भी, 5 मिनट में हम कितनी, अगर सही प्रकार से सारा ध्यान किताब की ओर देकर देखना भी 5 मिनट कितने बड़े होते हैं, है ना। 5 मिनट बहुत होते हैं, 5-7 मिनट का काम होता है सारा।